तो दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों करंट अफेयर के मैराथन की क्लास में आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों ये करंट अफेयर के मैराथन क्लासेस में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेज होंगी। करीब 70 से 80 क्वेश्चन हैं। 80 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि नवंबर माह के सारे करंट अफेयर इसमें सम्मिलित कर दिया हूँ। ये पार्ट 1 है, अभी पार्ट 1 और आने वाला है, पार्ट 2। और इस पार्ट 1 पार्ट 2 में 20 नवंबर तक सारे जो भी करंट अफेयर डेली थी उसमें कवर कर देंगे। उसके बाद से डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट 1 की महत्वपूर्ण क्लास है जो कि आप लोग इसको पूरा देखिएगा, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम क्लास को आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत ने जूनियर वर्ल्ड विश्व चैंपियनशिप 2024 में कितने पदक जीते हैं? तो ऑप्शन से 5, 7, 9, 10। तो इसका सही आंसर है, भारत ने जूनियर वर्ल्ड विश्व चैंपियनशिप 2024 में कुल 7 पदक जीते हैं। भारतीय टीम ने ब्रुनोई में आयोजित कुल 7 पदक जीते हैं। भारतीय टीम ने ब्रुनोई में आयोजित जूनियर वर्ल्ड विश्व चैंपियनशिप में 7 पदक जीते हैं। ठीक है, और वहीं जिसमें से 2 स्वर्ण हैं, 1 रजत है और 4 कांस्य पदक जीते हैं। तो कुल मिलाकर उन्होंने 24 सदस्यीय टीम इसमें शामिल हुई थी और कुल मिलाकर 7 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लेप्टोस्पायरोसिस जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस प्रकार के जीव द्वारा होता है? लेप्टोस्पायरोसिस किस प्रकार का जीव है? तो ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। तो ये लेप्टोस्पायरोसिस ये बैक्टीरिया से संबंधित है। ठीक है, ये चर्चा में कहाँ पर हुआ है? ये पंजाब में चर्चा में आया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हाल ही में लेप्टोस्पायरोसिस का निदान हुआ। लेप्टोस्पायरोसिस एक बैक्टीरियल रोग है जो मनुष्य और जानवरों को प्रभावित करता है और यह संक्रमित जानवरों के मूत्र या संदूषित वातावरण के संपर्क में आने से फैलता है। यह शरीर में कट या श्लेष्म झिल्ली के माध्यम से प्रवेश कर सकता है। WHO ने इसे विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में मान्यता देता है। इसके लक्षण क्या क्या हैं? इनमें बुखार, मांसपेशियों में दर्द, गंभीर मामलों में जिगर को नुकसान शामिल है। तो लेप्टोस्पायरोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाल ही में समाचारों में देखे गए काजिंद एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच आयोजित होती है? तो ऑप्शन है मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान। तो काजिंद युद्धाभ्यास एक्सरसाइज भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है। काजिंद एक्सरसाइज का 8वां संस्करण यहाँ किया गया 30 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच। कहाँ पर हुआ? औली, उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, आयोजित किया गया। और भारत कजाकिस्तान के बीच यह एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व कुमायूं रेजिमेंट और भारतीय वायुसेना के 120 कर्मियों द्वारा किया जाएगा। कजाकिस्तान की टुकड़ी में भूमि सेना और एयरबोर्न असॉल्ट ट्रूपर्स शामिल होंगे। इस अभ्यास का उद्देश्य अर्धशहरी और पर्वतीय क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए संयुक्त सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना है। ठीक है, इसका उद्देश्य संयुक्त सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना है। तो भारत और कजाकिस्तान के बीच एक काजिंद युद्धाभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत के लिए 2024-25 में GDP के प्रतिशत के रूप में अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है? ऑप्शन है 5.6%, 4.9%, 6.5%, 3.8%। तो इसमें सही आंसर है 4.9%।
ऑप्शन नंबर बी 4.9%। भारत के लिए 2024-25 GDP के प्रतिशत के रूप में अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना किया गया है? 4.9%। आइए इसको व्याख्या के रूप में देख लेते हैं। 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए भारत का राजकोषीय घाटा GDP का 4.9 होने का अनुमान है, जो 2023-24 में 5.6% से कम है। पिछले वर्ष के मुकाबले यह कम इस बार किया गया है। सरकार का लक्ष्य राजकोषीय घाटे को 16,13,312 करोड़ पर नियंत्रित करना है, जो राजस्व और व्यय के बीच के अंतर पर जोर देता है। राजकोषीय घाटा सरकार की उधारी की जरूरतों और समग्र आर्थिक स्वास्थ्य को समझाने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कुल व्यय और कुल राजस्व के बीच के अंतर को दर्शाता है। तो राजकोषीय घाटा कैसे निकाला जाता है, इसमें यह भी दिया गया है। कुल व्यय और कुल राजस्व के बीच का अंतर क्या है? राजकोषीय घाटा होता है। तो इस बार GDP के 4.9% होने का अनुमान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 5वें क्वेश्चन पर। कौन सी राज्य सरकार ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए बेल्स के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस हैं असम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। तो इसका सही आंसर है नागालैंड। नागालैंड ने हॉर्नबिल महोत्सव के लिए 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए वेल्स के साथ साझेदारी की है। वेल्स एक कंट्री पार्टनर के रूप में चुना गया है, ठीक है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेपी रुयो ने वेल्स की यात्रा के दौरान वेल्स सरकार, ब्रिटिश काउंसिल और वेल्स आर्ट्स इंटरनेशनल के साथ इस समझौते की घोषणा की है। यह साझेदारी वेल्स इन इंडिया 2024 उत्सव को समाप्त करती है और इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है, ठीक है। तो हॉर्नबिल महोत्सव में कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड, और इस वेल्स के साथ पार्टनर कंट्री के रूप में चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सिक्स नंबर, चेंचू जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो चेंचू जनजाति मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के निवासी हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है, आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। चेंचू जो आंध्र प्रदेश के नल्लमाला जंगलों में रहने वाले तेलुगु भाषी जनजाति हैं। आधुनिकता के कारण मनरेगा के तहत घटते काम से जूझ रही है। वे एक अनुसूचित जनजाति है और उन्होंने आधुनिकता को अपनाए बिना अपनी पारंपरिक जीवन शैली को बनाए रखा है। चेंचू छोटे गांव में रहते हैं जिन्हें पेंटा कहा जाता है। वे फलों, कंद, शहद और इमली जैसे वन उत्पादों को इकट्ठा करके न्यूनतम आय अर्जित करते हैं। वे शिकार के लिए धनुष, तीर और चाकू पर निर्भर रहते हैं। सामाजिक मामलों में पेड्डा मनीषी कहलाने वाले गांव के बुजुर्गों की सत्ता होती है। चेंचू का श्री शैलम मंदिर से संबंध है और वहां उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त है। तो श्री शैलम मंदिर कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। तो उनका एक संबंध है, जो वहाँ को विशेष अधिकार प्राप्त है। तो चेंचू जनजाति है, कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। झील किबू जो समाचारों में देखी गई थी, किन दो देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा, चाड और नाइजर, मिस्र और सूडान, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा। किबू झील स्थित है। पूर्वी कांगो में झील किबू में एक नाव पलट गई है, जो कि अभी चर्चे में आ गई है। कुल मिलाकर जिसमें 278 यात्री सवार थे और 78 लोगों की मृत्यु हो गई। झील किबू पूर्वी अफ्रीका की महान झीलों में से एक है, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा के बीच स्थित है। यह रवांडा की सबसे बड़ी झील और अफ्रीका की छठी सबसे बड़ी झील, जो अल्बर्टाइन रिफ्ट में स्थित है। झील का क्षेत्रफल 1040 वर्ग मील है और यह समुद्र तल से 1460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। झील का 58% जल DRC में है, जबकि शेष रवांडा में है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री, ठीक है, DRC 58%, बाकी शेष रवांडा में। इसकी अधिकतम गहराई 475 मीटर है और रूसीजी नदी में बहती है, जो आगे जाकर लेक तांगनिका में मिलती है।
तो कीबू झील डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दीपा कर्माकर जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से जुड़ी थी? ऑप्शन है जिम्नास्टिक, बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस। तो इनका संबंध जिम्नास्टिक से है। दीपा कर्माकर जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, तो वो एक जिम्नास्टिक थे। ओलंपियन और राष्ट्रमंडल खेलों की कांस्य पदक विजेता दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान पाने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट थी। उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में प्राडुनोवा बाल्ट प्रदर्शन करते हुए पदक से थोड़ा चूक गए। दीपा कर्माकर ने 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक और 2018 में तुर्की में विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 2024 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता। तो दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक संबंधित है, जिन्होंने भी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। माइक्रो आरएनए की खोज के लिए 2024 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है हंस क्लीवर्स और एरिक टोपोल, स्टुअर्ट आर्किन और पीटर वांस, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुबकुन, पॉल रिएटर और फ्रांसिस कॉलिंस। तो इसका सही आंसर है विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुबकुन, जिनको फिजियोलॉजिकल का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो कि माइक्रो आरएनए की खोज के लिए इनको दिया गया। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 2024 में नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुबकुन को प्रदान किया गया है। उन्हें माइक्रो आरएनए की खोज और इसकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन नियमन में भूमिका के लिए मान्यता दी गई है। ठीक है, तो उनको इस बार नोबेल का पुरस्कार मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुबकुन को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। तो ये हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि उड़ीसा में बहता है। पूर्वी भारत की एक प्रमुख परियोजना हीराकुंड बांध से जुड़ा नहर नेटवर्क नवीनीकरण के लिए तैयार है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध और विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, और विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध, जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। उड़ीसा के संबलपुर से 15 किलोमीटर ऊपर महानदी पर बना है। यह बांध हीराकुंड जलाशय का निर्माण करता है, जो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। एशिया की सबसे बड़ी ये आर्टिफिशियल झील है, जिसका क्षेत्रफल 746 वर्ग किलोमीटर है। 1957 में उद्घाटन किया गया है इसका, और यह भारत की स्वतंत्रता के बाद पहली प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। यह खरीफ में और रबी सीजन के लिए क्षेत्र की सिंचाई करता है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 359.8 मेगावाट है। तो हीराकुंड बांध नदी पर स्थित है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, संबलपुर जिले के पास। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। कजाकिस्तान अपनी पहली परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस झील के पास स्थापित कर रहा है? ऑप्शन है झील अलाकोल, झील लेमुरिया, झील बलखास, झील क्राइव। तो कजाकिस्तान अपनी पहली परमाणु ऊर्जा स्टेशन झील बलखास के पास स्थापित कर रहा है। कजाकिस्तान जो दुनिया का प्रमुख यूरेनियम उत्पादक है, अपनी ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए अपनी पहली परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित करने पर विचार कर रहा है। झील बलखास के पास का स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोवियत युग के परमाणु परीक्षणों ने लाखों लोगों को विकिरण के संपर्क में ला दिया था। हालिया जनमत संग्रह कजाकिस्तान के विकिरण और सुरक्षा के प्रति ऐतिहासिक संवेदनशीलता के बीच प्रमुख ऊर्जा के प्रति सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है। ठीक है, तो झील बलखास कजाकिस्तान
ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए पहली परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित कर रहा है? झील बलखास के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में हमसफर नीति किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन है शहरी विकास मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शहरी परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 7 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में हमसफर नीति की शुरुआत की। इस नीति को नितिन गडकरी ने प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति में पेश किया। हमसफर नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर यात्रा की सुविधा में सुधार करना है। यह राजमार्गों के किनारे रेस्तरां, ईंधन स्टेशन और ट्रामा सेंटर जैसी विश्व स्तरीय सुविधाओं के विकास पर केंद्रित है। यात्रियों को अच्छी तरह से रखरखाव वाली और स्वच्छ सेवाओं तक पहुंच मिलेगी। सेवा प्रदाताओं की जानकारी आसानी से NHAI के राजमार्ग यात्रा ऐप पर पाई जा सकती है। तो ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है हमसफर नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाल ही में कर्नाटक के किस घास के मैदान को संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? ऑप्शन है चित्रदुर्गा घास का मैदान, कोलार घास का मैदान, केसरघट्टा घास का मैदान, नागरहोल घास का मैदान। तो इसका सही आंसर है केसरघट्टा घास का मैदान, ऑप्शन नंबर सी। केसरघट्टा घास का मैदान को कर्नाटक ने संरक्षण रिजर्व घोषित कर दिया है। कर्नाटक राज्य वन्य जीव बोर्ड ने हाल ही में केसरघट्टा घास के मैदान को ग्रेटर केसरघट्टा घास का मैदान संरक्षण रिजर्व घोषित करने की मंजूरी दी है। यह निर्णय बेंगलुरु में शहरी विस्तार के बीच हरित स्थानों की रक्षा के लिए यह क्षेत्र 5010 एकड़ में फैला है, जिसमें कई झीलें और वन क्षेत्र शामिल हैं। यह कदम पर्यावरण संरक्षण की लंबे समय से चली आ रही मांगों को संबोधित करता है और 2021 में प्रस्ताव की अस्वीकृति के बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर पुनर्विचार किया गया। ठीक है, तो ये केसरघट्टा घास के मैदान को संरक्षित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 14 नंबर। 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिए गए? ऑप्शन है डोनाल्ड पी श्राइडर और जोएल नाथन बटलर, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन, सुवीर सरकार और जोस ब्लैंड हार्थोन, मैंक प्लांक और रिचर्ड फाइनमैन। तो इसका सही आंसर है मशीन लर्निंग के लिए जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये देख लीजिए 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को उनके कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग के लिए अभूतपूर्व कार्य के लिए दिया गया। मशीन लर्निंग ML कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI की एक शाखा है जो डेटा से सीखने वाली प्रणालियों के निर्माण पर केंद्रित है। तो मशीन लर्निंग के लिए जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को 2024 के भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत में किस राज्य ने सबसे पहले एक उन्नत रजिस्ट्री प्रणाली संपदा 2.0 लॉन्च की? ऑप्शन से राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया जिसने अपने नए रजिस्ट्री सिस्टम संपदा 2.0 के साथ दस्तावेज पंजीकरण की पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। इस उन्नत सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप के माध्यम से दस्तावेज पंजीकरण ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है, जिससे उपपंजीयक कार्यालयों में भौतिक रूप से जाने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल, सुरक्षित और कागज रहित हो गई है, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए यह अधिक सुविधाजनक और परेशानी मुक्त हो गई है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने नई रजिस्ट्री सिस्टम संपदा 2.0 लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
16 नंबर 2024 एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शन है स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। तो 2024 एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप में भारत ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, कांस्य पदक जीता है। भारत की पुरुष टीम ने 2024 एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता जब वह सेमीफाइनल में चीनी ताइपे से 0-3 से हार गए। ठीक है, 0-3 से उन्होंने सेमीफाइनल में हार गए चीन की टीम से। और यह पुरुष टीम इवेंट में भारत को लगातार तीसरा कांस्य है जो 2021 और 23 के बाद आया है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 7 कांस्य पदक जीते हैं। भारतीय खिलाड़ियों को उच्च रैंक वाले प्रतिद्वंदियों के लिए खिलाफ कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। तो 2024 एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप में भारत ने कांस्य पदक जीता है। 17 नंबर आ जाते हैं क्वेश्चन पर। चौखंबा चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम। तो चौखंबा चोटी कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तराखंड में। ये चर्चा में क्यों आया है? जो अभी हाल ही में 2 विदेशी पर्वतारोही मिशेल थेरेसा डेवरक यूएसए के और फे जेन मैनर्स यूके के चमोली में स्थित है। ये उत्तराखंड के चमोली में चौखंबा थर्ड चोटी के पास 6015 मीटर की ऊंचाई से बचाया गया था। वो वहां से उनको बचाया गया था। चौखंबा गढ़वाल हिमालय की गंगोत्री समूह का हिस्सा है और यह बद्रीनाथ के पश्चिम में गंगोत्री ग्लेशियर के पास स्थित है। तो ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है चौखंबा चोटी। समाचारों में देखा गया आर्डेटोसैरस वाइटोर किस प्रजाति से संबंधित है? ऑप्शन है मेढक, डायनासोर, मकड़ी, सांप। तो इसका संबंध है डायनासोर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। पैलियोंटोलॉजिस्ट्स ने अमेरिका के उत्तरी व्योमिंग में एक नई sauropod डायनासोर प्रजाति आर्डेटोसैरस वाइटोर की खोज की। यह लेट जुरासिक काल के दौरान लगभग 150 मिलियन वर्ष पहले जीवित था। आर्डेटोसैरस वाइटर डिप्लोसोडिये परिवार से संबंधित था जो अत्यधिक लंबे गर्दन और पूंछ के लिए जाना जाता था। sauropods सबसे बड़े स्थलीय जानवर थे जो 135 मिलियन वर्षों तक विभिन्न महाद्वीपों पर मौजूद थे अंटार्कटिका को छोड़कर। उनकी सफलता के कारण उनके अनूठे अनुकूलन थे, जैसे आकार, वायु थैली प्रणाली, विशेष आहार और अंडे देने की क्षमता। डिप्लोडोसिड्स उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में पाए जाते थे। तो ये किससे संबंधित है? तो ये डायनासोर से संबंधित है। आर्डेटोसैरस वाइटोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 19 नंबर। रतापानी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो रतापानी कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। रतापानी वन्यजीव अभयारण्य ये मध्य प्रदेश राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। यह रायसेन, सीहोर और भोपाल जिलों में लगभग 35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ठीक है, तो यहाँ पर बाघों को संरक्षित करने के लिए कुल मिलाकर इसमें 40 बाघ रहते हैं। ठीक है, जो 12 और बाघों के पास क्षेत्र में अक्सर घूमते रहते हैं। तो उनको अधिक बढ़ावा देने के लिए अभयारण्य में 150 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इसको राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा कर दी गई है। तो ये
कहाँ पर है रातापानी वन्यजीव अभयारण्य? मध्य प्रदेश में। तो रायसेन, सीहोर और भोपाल तीनों जिलों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं 20 नंबर। किस मंत्रालय ने हिफ्ज उत तहरीर के आतंकी संगठन घोषित किया? हिफ्ज उत तहरीर अभी चर्चा में था, ये एक आतंकी संगठन है। किस मंत्रालय ने इसको एक आतंकी संगठन घोषित किया? रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय। तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा ये घोषणा कर दी गई है कि हिफ्ज उत तहरीर एक गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत यह आतंकवादी संगठन है। यह समूह आतंकवाद के माध्यम से वैश्विक इस्लामी राज्य और खिलाफत स्थापित करना चाहता है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को भड़काते हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। तो हिफ्ज उत तहरीर एक गैर कानूनी गतिविधि संगठन जो कि एक आतंकवादी संगठन है। तो ये गृह मंत्रालय द्वारा इसको आतंकवादी संगठन की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 21 नंबर। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र। तो ये वायनाड वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल में। हाल ही में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य में 2 दिवसीय गिद्ध सर्वेक्षण में 9 स्थानों पर 80 गिद्ध दर्ज किए गए। ठीक है, अभी चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि अभी 2 दिवसीय में वहाँ 2 दिन गिद्ध सर्वेक्षण किया गया, कुल मिलाकर वहाँ पर 80 गिद्ध पाए गए, इसीलिए चर्चा में आ गया। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल में पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह अभयारण्य कर्नाटक में नागरहोल, बंदीपुर और तमिलनाडु में मुदुमलाई जैसे संरक्षित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। यह कर्नाटक के नागरहोल और बंदीपुर, तमिलनाडु के मुदुमलाई जैसे संरक्षित क्षेत्रों से घिरा हुआ है वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। और यहाँ पर इन जंगलों में पनियास, कट्टुनाइकन, कुरुमास, उरालिस, आर्डियंस और कुर्चियास सहित ये आदिवासी जनजातियां वहाँ पर निवास करती हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 22 नंबर। सिक्किम की बाढ़ में शहीद हुए सैनिकों के लिए उद्घाटित स्मारक का नाम क्या है? उद्घाटित स्मारक का नाम क्या है? सिक्किम की बाढ़ में शहीद हुए सैनिकों के लिए उद्घाटित स्मारक का नाम क्या है? ऑप्शन है प्रेरणा स्थल, वीर स्मारक, अमर जवान ज्योति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्रेरणा स्थल। प्रेरणा स्थल। सिक्किम में प्रेरणा स्थल स्मारक का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। यह स्मारक उन 22 सैनिकों को सम्मानित करता है जो अक्टूबर 2023 में दक्षिण लोहनाक झील में ग्लेशियर झील के फटने से शहीद हो गए थे। तो 22 जवान वहाँ पर शहीद हो गए थे। यह स्मारक उनके साहस और बलिदान का प्रतीक है और राष्ट्रीय गर्व को प्रेरित करने का उद्देश्य रखता है। यह नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के समान है और पीढ़ियों के बीच एकता और स्मरण को बढ़ावा देने के लिए शहीदों को श्रद्धांजलि देता है। तो उसका नाम क्या है? सिक्किम के जो शहीद स्मारक स्थल का नाम क्या है? प्रेरणा स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाल ही में खबरों में देखा गया म्यूरिन टाइफस किस एजेंट के कारण होता है? म्यूरिन टाइफस। ऑप्शंस हैं फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। तो इसका सही आंसर है बैक्टीरिया। केरल के 75 वर्षीय व्यक्ति को वियतनाम और कंबोडिया की यात्रा के बाद म्यूरिन टाइफस का पता चला। ठीक है, ये बैक्टीरिया केरल में इसको पता किया गया बैक्टीरिया का म्यूरिन टाइफस का पता चला। म्यूरिन टाइफस पिस्सू जनित बैक्टीरिया रिकेट्सिया टाइफी के कारण होता है। यह संक्रमित पिस्सुओं को काटने से मनुष्य में फैलता है जो अक्सर चूहों और मूस जैसे कृंतकों पर पाए जाते हैं। पिस्सू एक प्रकार का संक्रमित होने के बाद जीवन भर रोग फैला सकते हैं।
और संक्रमण संक्रमित पिस्सू के मल के संपर्क में भी हो सकता है। म्यूरिन टाइफस व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलता और आमतौर पर तटीय उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में पूर्वोत्तर राज्यों मध्य प्रदेश और कश्मीर में मामले दर्ज किए गए। तो भारत में इसके मामले पूर्वोत्तर राज्य और मध्य प्रदेश कश्मीर में भी मामले दर्ज किए गए। और ये चर्चा में क्यों आया? ये एक बैक्टीरिया जनित रोग है। ठीक है, क्या है? म्यूरिन टाइफस बैक्टीरिया जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। किस राज्य सरकार ने अन्न भाग्य योजना शुरू की? अन्न भाग्य योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शंस है राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक राज्य द्वारा अन्न भाग्य योजना शुरू किया गया। ठीक है, अन्न भाग्य योजना ABS कर्नाटक में शुरू की गई एक नगद हस्तांतरण पहल है जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। यह लाभार्थियों को बिना शर्त नगद हस्तांतरण प्रदान करते हैं ताकि वे अनाज खरीद सकें। इस नवाचारी दृष्टिकोण ने घरेलू कल्याण में सुधार, वित्तीय समावेशन में वृद्धि और हाशिए पर रहने वाले समुदायों में बचत को प्रोत्साहित किया है। यह योजना अतिरिक्त चावल की अनुपलब्धता के कारण पारंपरिक खाद्य राशनिंग तरीकों से एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में पेश की गई थी। हालिया अध्ययनों से पता चलता है कि ABS ने लाभार्थियों के उपभोग पैटर्न और वित्तीय व्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। तो अन्न भाग्य योजना कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट 25 नंबर पर आ जाते हैं। हेल फायर मिसाइल जो हाल ही में खबरों में थी किस देश द्वारा विकसित की गई थी? ऑप्शंस हैं भारत, रूस, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हेल फायर मिसाइल संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू किया गया था। भारत ने अमेरिका से 170 AGM 114R हेल फायर मिसाइल खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। AGM 114 हेल फायर एक लेजर निर्देशित कम दूरी की एयर टू ग्राउंड मिसाइल है जिसका उपयोग अमेरिकी सेना और 30 सहयोगी देशों द्वारा किया जाता है। इसे 1972 में सोवियत टैंकों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका में विकसित किया गया था और यह बख्तरबंद वाहनों, रडार सिस्टम, हेलीकॉप्टर आदि के खिलाफ उपयोग की जाती है। हेल फायर मिसाइलों का उपयोग प्रीडेटर और रीपर ड्रोन जैसे अल्ट्रावायलेट पर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हेल फायर मिसाइल खरीदने के लिए किसके साथ समझौता किया भारत ने? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 26 नंबर। स्पेसएक्स द्वारा हवा में रॉकेट पकड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली संरचना का क्या नाम है? ऑप्शन है रोबो कैचर, मेकाजिला, मेगाबोट, स्टार आर्म। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेकाजिला। मेकाजिला जो कि स्पेसएक्स ने अपने स्टारशिप रॉकेट को मेकाजिला संरचना का उपयोग करके उतारने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मेकाजिला स्पेसएक्स के स्टारबेस में 400 फीट लंबी रॉकेट पकड़ने वाली संरचना है जिसमें 2 बड़े यांत्रिक भुजाएं हैं जिन्हें चॉपस्टिक्स कहा जाता है और जो लौटते हुए सुपर हैवी बूस्टर को हवा में पकड़ने के लिए होती है। लॉन्च के बाद बूस्टर अलग हो जाता है और नियंत्रित थ्रस्टर्स के साथ उतरता है और मेकाजिला की भुजाओं द्वारा पकड़ा जाता है। यह विधि पुनः उपयोग और कुशल रॉकेट रिकवरी को सक्षम बनाती है। यह लॉन्च लागत को कम करती है और बूस्टर के त्वरित पुनर्निर्माण और पुनः उपयोग की अनुमति देकर स्थिरता को बढ़ावा देती है। तो स्पेसएक्स ने मेकाजिला संरचना को लॉन्च किया। 27 नंबर पर आ जाते हैं। हाल ही में 2 वर्षों के लिए बढ़ाई गई समर्थ योजना किस क्षेत्र में कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करती है? ऑप्शन है कृषि, वस्त्र, हथियार, IT। तो इसका सही आंसर है वस्त्र। समर्थ योजना सरकार की एक पहल है जो वस्त्र क्षेत्र में
कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए है। वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 के लिए इसका बजट 495 करोड़ रुपए है। यह 3 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखती है, जो संगठित वस्त्रों उद्योगों में रोजगार सृजन पर केंद्रित है, जबकि कताई और बुनाई को बाहर रखती है। यह कार्यक्रम मौजूदा श्रमिकों और कौशल उन्नयन और हथकरघा एवं हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक वस्त्र क्षेत्रों का समर्थन करता है, जिसमें महिलाओं के रोजगार एवं विशेष ध्यान दिया गया है। अब तक 2.89 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। तो समर्थ योजना सरकार जो एक पहल है जो वस्त्र क्षेत्र में संबंधित है। 28 नंबर पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश 5 आइज अलायंस के सदस्य हैं? 5 आइज अलायंस के सदस्य हैं। ऑप्शन से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। 5 आइज अलायंस, ठीक है। रूस, भारत, म्यांमार, यूक्रेन और फ्रांस। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भारत और भूटान। रूस, चीन, भारत, फ्रांस और इंडोनेशिया। भारत इसमें सदस्य है ही नहीं, तो ये भी कट गए, ये भी कट गए, ये भी कट गए, तो ऑप्शन नंबर ये सही है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 5 देश 5 अलायंस का सदस्य हैं। 5 आइज अलायंस ने कनाडा का समर्थन किया है और भारत के इससे कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करने का आग्रह किया है। यह गठबंधन 5 अंग्रेजी भाषी देशों का है, जो कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूएसए के बीच बहुपक्षीय खुफिया साझाकरण नेटवर्क है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 के यूके-यूएसए समझौते पर आधारित है। यह गठबंधन उपग्रहों, टेलीफोन नेटवर्क और फाइबर ऑप्टिक केबल्स का उपयोग करके वैश्विक निगरानी के लिए जाना जाता है। तो 5 आइज अलायंस में कौन कौन से देश हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। 29 नंबर पर आ जाते हैं। भारत ने जल पाइपलाइन विस्थापित परियोजना के लिए किस देश को अपने पहली रुपए में मूल्यांकित ऋण सीमा प्रदान की है? ऑप्शन से भूटान, वियतनाम, इंडोनेशिया, मॉरिशस। तो इसका सही आंसर है मॉरिशस। भारत ने मॉरिशस को जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के लिए 487 करोड़ रुपए की ऋण सीमा प्रदान की है। यह भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना के तहत भारत द्वारा दी गई पहली रुपए में मूल्यांकित ऋण सीमा है। इस परियोजना के तहत मॉरिशस में लगभग 100 किलोमीटर की पुरानी जल पाइपलाइनों को बदला जाएगा। इस योजना के तहत मॉरिशस में जो भी पुरानी जल पाइपलाइन है उसको बदला जाएगा, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक रियायती शर्तों पर इस ऋण सीमा का वित्त पोषण करेगा। ये एसबीआई इसको ऋण प्रदान करेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस ऋण को मॉरिशस के मंत्री मनीष गोबिंद को औपचारिक रूप से प्रदान किया और इसे स्वीकार किया गया है। यह पहल वैश्विक दक्षिण में सामाजिक आर्थिक विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तो मॉरिशस के द्वारा ये भारत ने मॉरिशस को जल पाइपलाइन प्रतिस्थापना परियोजना के लिए 487 करोड़ रुपए का ऋण सीमा प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 30 नंबर। कूजी बीच जो रहस्यमय मलबे की खोज के कारण खबरों में था, किस देश में स्थित है? ऑप्शन से इंडोनेशिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो कूजी बीच कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। 15 अक्टूबर 2024 को ऑस्ट्रेलिया के कूजी बीच पर रहस्यमय काले गेंद के आकार के मलबे मिले, ठीक है। ये चर्चा में क्यों था? ऑस्ट्रेलिया में कूजी बीच, वहाँ पर एक रहस्यमय गेंद के आकार के मलबे मिले जो काले रंग के थे, जो संभवतः टार बाल्स थे। ये टार बाल्स तेल रिसाव के परिणाम स्वरूप बने, जिसमें तेल, समुद्री जल, रेत और अन्य मलबे मिलकर एक कठोर पदार्थ बन गए। इनका आकार छोटे कंकड़ से लेकर मुट्ठी के आकार तक था और सतह चिकनी से लेकर खुरदरी तक थे। ये समुद्री जीवन और मानव स्वास्थ्य के लिए जहरीले घटकों जैसे
पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के कारण पर्यावरणीय जोखिम पैदा करते हैं। तो कूजी बीच कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन है। फिर आगे चलते हैं 31 नंबर पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, ये 80 क्वेश्चन का श्रृंखला चलने वाला है आज। अभी 50 क्वेश्चन बचे हैं, तो दोस्तों सब्र रखिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा को पायलट एक AI संचालित डिजिटल सहायक लॉन्च किया? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। तो ये कर्नाटक राज्य द्वारा शिक्षा को पायलट एक AI संचालित डिजिटल सहायक लॉन्च किया गया, तो कर्नाटक राज्य द्वारा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने पिछले कक्षाओं में भी करा चुका हूँ, लेकिन इसमें भी ऐड हो गया है, तो उसमें आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट मत करिएगा। तो किस राज्य ने शिक्षा को पायलट एक AI संचालित डिजिटल सहायक लॉन्च किया? कर्नाटक सरकार ने। शिक्षा को पायलट एक AI संचालित डिजिटल सहायक है, जिसे कर्नाटक के स्कूल शिक्षा मंत्री मधु बगरम्पा ने लॉन्च किया। इसे माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया और शिक्षणा फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य शिक्षकों को व्यक्तिगत पाठ्य योजनाएं तैयार करने में मदद करके सीखने के परिणामों को बढ़ाना है। यह उपकरण कक्षा 5 से 10 तक के छात्रों के लिए गणित और विज्ञान जैसे विषयों का समर्थन करता है, जो सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की विविध कक्षाओं को प्रतिबंधित करने की अनोखी चुनौती का समाधान करता है। तो ये कर्नाटक राज्य द्वारा शिक्षा को पायलट एक AI संचालित डिजिटल सहायक लॉन्च किया गया। 32 नंबर पर आ जाते हैं। कामेंग नदी, जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी, किस नदी की सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है कामेंग नदी? किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन है कावेरी, नर्मदा, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है कामेंग नदी। हाल ही में भारतीय वायुसेना की एक हवलदार और उनके 14 वर्षीय बेटों को कामेंग नदी की तेज धारा में बहा ले गई। ठीक है, ये वायुसेना के हवलदार थे, उनके बेटों को कामेंग नदी में बह गए, तो इसीलिए चर्चा में आया। ये कामेंग नदी ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदी है और अरुणाचल प्रदेश तथा असम से होकर बहती है। असम में इसे जिया भराली और कभी कभी भराली भी कहा जाता है। यह नदी तवांग जिले में गेरी चेन पर्वत के नीचे 6300 मीटर की ऊंचाई पर एक हिम नदी झील से निकलती है। यह कई जिलों से होकर बहती है और तेजपुर ब्रह्मपुत्र से मिलती है। असम के तेजपुर में ब्रह्मपुत्र से आकर मिल जाती है। यह नदी 264 किलोमीटर लंबी है, जो मोनपा, शेर, दुकपेन और आका जनजातियों जैसे विविध जातीय समुदायों का समर्थन करती है। तो कामेंग नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं 33। समाचार में देखे गए एजोरेस द्वीप किस महासागर में स्थित है? एजोरेस द्वीप। ऑप्शन से आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। पुर्तगाल के एजोरेस द्वीपों की क्षेत्रीय सभा ने उत्तर अटलांटिक में सबसे बड़े संरक्षित समुद्री क्षेत्र को मंजूरी दी है। तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है एजोरेस द्वीप। यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण लक्ष्यों को समय से पहले पूरा करने के उद्देश्य से लिए गए हैं। एजोरेस द्वीप समूह में 9 ज्वालामुखी द्वीप शामिल है, जो उत्तर अटलांटिक में स्थित है। ये द्वीप एजोरेस के स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा है, जो एजोरेस पठार से बने हैं। ये एजोरेस ट्रिपल जंक्शन के ऊपर स्थित है, ट्रायंगल के ऊपर स्थित है, जहां यूरेशियन, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीकी टेक्टोनिक प्लेट मिलती हैं। मिड अटलांटिक रिज अफ्रीकी, यूरेशियन और उत्तरी अमेरिकी प्लेटों के बीच से गुजरता है, जो एजोरेस पठार को पार करता है। तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, एजोरेस द्वीप। 34 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। किस राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में क्रोनिक किडनी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस की घोषणा की है? तो ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा,
उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने क्रोनिक किडनी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन है हरियाणा सही। ठीक है। हरियाणा सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में क्रोनिक किडनी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस सेवाओं की घोषणा की है। यह पहल मरीजों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए, जो आमतौर पर डायलिसिस पर प्रति माह 20,000 से 25,000 खर्च करते हैं, हरियाणा सरकार ने इन खर्चों को वहन करेगी, जिससे वह कमजोर समुदायों का समर्थन करने और स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए की अपनी प्रतिबद्धता दिखाती है। तो क्रोनिक किडनी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस सेवा हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया। 35 नंबर पर आ जाते हैं। हाल ही में केरल सरकार ने किस कक्षा के छात्रों के लिए ई क्यूब हिंदी लैंग्वेज लैब शुरू किया है? ऑप्शन है कक्षा 1 से 3, 4 से 6, 5 और 6, 5 से 7, कक्षा 8 से 10। तो इसका सही आंसर है 5 से 7। कक्षा 5 से 7 के लिए केरल सरकार ने कक्षा 5 से 7 के छात्रों के लिए ई क्यूब हिंदी लैंग्वेज लैब शुरू किया है। केरल के सामान्य शिक्षा विभाग ने कक्षा 5 से 7 छात्रों को हिंदी सरलता से सीखने में मदद के लिए ई क्यूब हिंदी लैंग्वेज लैब शुरू की है। KITE केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन द्वारा विकसित यह लैब मौजूदा ई क्यूब इंग्लिश लैंग्वेज लैब की तरह एक इंटरेक्टिव वातावरण प्रदान करती है। इसमें सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के कौशल को सुधारने के लिए गेम आधारित गतिविधियां शामिल हैं। छात्र अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं और गतिविधियों को ऑडियो या वीडियो प्रारूप में सहेज सकते हैं, जबकि एनिमेटेड वार्तालाप करके उनके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। शिक्षक अलग लॉगिन के माध्यम से छात्र की प्रगति की निगरानी कर सकते हैं और प्रभावी तरीके के सीखने के लिए फीडबैक प्रदान कर सकते हैं। तो ई क्यूब हिंदी लैंग्वेज लैब कहाँ शुरू किया गया? केरल में कक्षा 5 से 7 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी को सरलतापूर्वक सीखने के लिए। 36 पे आ जाते हैं। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 2024 का विषय क्या है? विश्व ऑस्टियोपोरोसिस कब मनाया जाता है और इसका थीम क्या है? ऑप्शन है कमजोर हड्डियों को ना कहें, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कदम बढ़ाएं, बेहतर हड्डी बनाएं, अपने भविष्य की सुरक्षा करें, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कदम उठाएं। ये विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 2024 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार की इस 2024 की थीम क्या है? कमजोर हड्डियों को ना कहें। ठीक है, कमजोर हड्डियों को ना कहें। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस हर साल 20 अक्टूबर को ऑस्टियोपोरोसिस और मेटाबॉलिक हड्डी रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस अभियान में 90 से अधिक देशों में माननीय पहल के साथ समुदायों को शामिल किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों को कमजोर कर देता है, जिससे वे नाजुक हो जाते हैं और विशेष रूप से रजोनिवृत्ति के बाद की महिलाओं और बुजुर्गों में फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। यह दिवस 1996 में यूके में शुरू हुआ था और 1997 में IOF अंतर्राष्ट्रीय ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन ने इसे संभाला। 2024 का विषय कमजोर हड्डियों को न कहें हड्डियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और फ्रैक्चर के खतरे को कम करने के लिए सक्रिय उपायों की आवश्यकता पर जोर देता है। तो विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस साल की थीम है कमजोर हड्डियों को ना कहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं 37। हाल ही में किस देश ने पहली G7 रक्षा प्रणालियों की बैठक की मेजबानी की है? ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, जापान, इटली, कनाडा। तो इसका सही आंसर है G7 रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी इटली देश ने किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। पहली G7 रक्षा मंत्रियों की बैठक 19 अक्टूबर 2024 को इटली के नेपल्स में आयोजित की गई, जिसकी मेजबानी इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो ने की। यह बैठक उस समय हुई जब इजराइल ने हमास प्रमुख हवाया सिनवार, जो 7 अक्टूबर 2000 को इजराइल पर हमले के मास्टरमाइंड के रूप में आरोपित थे, तो मारने की घोषणा की। इस बैठक में अमेरिका, यूके,
कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान के रक्षा मंत्री और नाटो, यूरोपीय संघ और यूक्रेन के प्रतिनिधि शामिल हुए। इटली 2024 के लिए G7 की अध्यक्षता कर रहा है। G7 उन्नत औद्योगिक देश का समूह है जिसमें इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूके, जापान, कनाडा और अमेरिका शामिल है। G7 में भारत शामिल नहीं है। G7 में 7 देशों का समूह है। इसमें इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूके, जापान, कनाडा और अमेरिका देश शामिल है। तो G7 की 2024 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? इटली। 38 पर आ जाते हैं। हर साल पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है अक्टूबर 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर है 21 अक्टूबर। भारत में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस उन पुलिसकर्मियों की याद में मनाया जाता है जो 1959 में लद्दाख के हिट स्प्रिंग में चीनी सैनिकों के हमले में मारे गए थे। यह दिन देश की रक्षा में लगे पुलिसकर्मियों की बहादुरी और बलिदान को मान्यता देता है। 21 अक्टूबर 1959 को यह एक गश्ती मिशन पर गए भारतीय पुलिस कर्मियों पर चीनी बलों ने हमला किया जिसमें कई लोग मारे गए। इस दिन को आधिकारिक रूप से जनवरी 2060 में पुलिस महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन के दौरान नामित किया गया था। भारत भर में पुलिस स्मारकों पर समारोह आयोजित होते हैं जहां नेता शहीदी अधिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके समर्पण और साहस की सराहना करते हैं। तो पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 39 पर। हाल ही में किस राज्य ने यातायात निगरानी के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड। तो सिटीजन सेंटिनल ऐप जो कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए लॉन्च किया गया था, ये केरल राज्य द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर 1 केरल राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। केरल के मोटर वाहन विभाग ने सिटीजन सेंटिनल ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिससे नागरिक वास्तविक समय में ट्रैफिक उल्लंघनों की रिपोर्ट कर सकते हैं। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को ट्रैफिक अपराधों की तस्वीरें या वीडियो कैप्चर और अपलोड करने की सुविधा देता है जिनकी समीक्षा प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा की जाएगी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बाद केरल इस ऐप को लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य है। ये ऐप इसके पहले भी 2 राज्य लागू कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, और इस प्रकार से राज्य लागू करने वाला ये तीसरा राज्य बन गया है। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा विकसित इस ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ता अपने मोबाइल गैलरी की छवियां और वीडियो अपलोड कर सकते हैं। यह पहल ट्रैफिक अपराधों की रिपोर्टिंग में सक्रिय नागरिक भागीदारी और प्रोत्साहित करके सड़क सुरक्षा में सुधार करने का लक्ष्य है। तो सिटीजन सेंटिनल ऐप केरल राज्य द्वारा लागू किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ऑप्शन है हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता, भोपाल। तो इसका सही आंसर है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर 18वें प्रवासी जो कि 8 से 10 जनवरी 2024 तक आयोजित होगा। तो इसकी मेजबानी उड़ीसा भुवनेश्वर में किया जाएगा। तो भुवनेश्वर कर रहा है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी करेगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने विदेश मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कार्यक्रम जनता मैदान भुवनेश्वर में आयोजित होगा जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी की 9 जनवरी 2015 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी और भारतीय प्रवासी के दौरान योगदान को मान्यता देता है। और पिछला कार्यक्रम इसके पहले जो हुआ था प्रवासी भारतीय 17वां प्रवासी भारतीय दिवस वो इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। तो इस बार उड़ीसा भुवनेश्वर में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा जाते हैं 41 नंबर। सिंहाचलम मंदिर जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है सिंहाचलम मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये चर्चा में क्यों था?
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के शिलालेखों के विशेषज्ञों ने हाल ही में 13वीं सदी के सिंहाचलम मंदिर में भगवान हनुमान की मूर्ति के ऊपर एक तेलुगु शिलालेख खोजा। सिंहाचलम मंदिर, जिसे वाराह लक्ष्मी नारायण नरसिंह मंदिर भी कहा जाता है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर विष्णु के नरसिंह अवतार को समर्पित है। इसे 11वीं सदी में उड़ीसा के गजपति शासकों ने प्रारंभिक रूप से बनवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार बेंगी चालुक्य और बाद में 13वीं सदी में पूर्वी गंगा वंश के नरसिंह प्रथम ने करवाया। इसकी वास्तुकला में कलिंग और द्रविड़ शैलियों का मेल है, जिसमें पत्थर का रथ, जटिल नक्काशी और विष्णु के अवतारों और शाही आकृतियों की मूर्तियां शामिल है। तो सिंहाचल मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। 42 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 27 अक्टूबर। तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर का दिन मनाया जाता है, जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख नेता थे और उन्होंने पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सेवा की। ठीक है, और ये इस दिन राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने में उनका बहुत ही प्रयास था, तो इसीलिए राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट 43 पे जाते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने मानक पशु चिकित्सा उपचार दिशा निर्देश जारी किया है? किस मंत्रालय ने मानक पशु चिकित्सा उपचार दिशा निर्देश जारी किया है? ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, पशुपालन मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है पशुपालन मंत्रालय। केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय ने मानक पशु चिकित्सा उपचार दिशा निर्देश जारी किए, जो पशु और पक्षी रोगों के लिए पहली व्यापक दिशा निर्देश है। इनका उद्देश्य पशु आधारित खाद्य पदार्थों में एंटीबायोटिक, हार्मोन और दवा अवशेषों को कम करना है, जिससे खाद्य सुरक्षा और मिट्टी की सेहत में सुधार होगा। दिशा निर्देशों में खुराक, उपचार अवधि, वापसी अवधि और संभावित दुष्प्रभाव शामिल है। ये आयुर्वेद और पारंपरिक पशु चिकित्सा पद्धतियों को शामिल करते हैं, जिससे छोटे किसानों के लिए किफायती उपचार संभव हो सके। SBTG के माध्यम से उपचार लागत कम होने और पशुधन और पोल्ट्री में स्वास्थ्य प्रबंधन में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध के जोखिम भी कम होंगे। तो केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय ने मानक पशु चिकित्सा उपचार दिशा निर्देश जारी किया है। 44 नंबर पर आ जाते हैं। हाल ही में नासा के लैंडसैट 8 उपग्रह द्वारा अंटार्कटिका के पाइन आइलैंड ग्लेशियर के ऊपर कौन सी वायुमंडलीय घटना देखी गई है? तो ऑप्शन से कोहरे की दीवार, समुद्री धुआं, अरोरा बोरेलिस, धूल भरी आंधी। तो इसमें कौन सी वायुमंडलीय घटना देखी गई? तो समुद्री धुआं। नासा के लैंडसैट 8 उपग्रह, जो कि अर्थ सैटेलाइट उपग्रह है, अर्थ निगरानी सैटेलाइट उपग्रह, जो कि अंटार्कटिका के पाइन आइलैंड ग्लेशियर के ऊपर ये वायुमंडलीय घटना देखी गई, समुद्री धुआं। नासा के लैंडसैट 8 उपग्रह ने अंटार्कटिका के पाइन आइलैंड ग्लेशियर से उठते समुद्री धुएं की तस्वीरें कैद की हैं। यह घटना तब होती है जब ठंडी हवा गर्म हवा से मिलती है और धुंध जैसी आकृतियां बनाती है। यह दुर्लभ वायुमंडलीय घटना ग्लेशियर की संवेदनशीलता और ध्रुवीय बर्फ की चादरों पर तेज हवाओं के प्रभाव को दर्शाती है। समुद्री धुआं तब बनता है जब ठंडी हवा खुली जल सतहों पर ठंडी होकर संघनित होते हैं, जिससे भूतिया बर्फ क्रिस्टल के गुच्छे बनते हैं, जो बर्फ के द्रव्यमान संतुलन को प्रभावित करते हैं। पाइन आइलैंड ग्लेशियर अपनी तेजी से पिघलने और बर्फ प्रभाव की गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। तो समुद्री धुआं अंटार्कटिका के पास देखा गया।
किस मंत्रालय ने सभी पुलिसकर्मियों को मनोबल बढ़ाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक की स्थापना की? ऑप्शन है विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है गृह मंत्रालय। केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2024 में विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, केंद्रीय पुलिस संगठन के 463 कर्मियों को दिया गया। यह पदक विशेष अभियानों, जांच, खुफिया, फोरेंसिक विज्ञान में उत्कृष्टता को मान्यता देता है। गृह मंत्रालय द्वारा 1 फरवरी 2024 को स्थापित किया गया। यह 1 फरवरी 2024 को स्थापित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य अधिकारियों में उच्च व्यावसायिक मानकों और मनोबल को प्रोत्साहित करता है। यह पुरस्कार हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर घोषित किया जाता है। यह पुलिस बलों, सुरक्षा संगठनों, खुफिया और राष्ट्र सुरक्षा गार्ड के सदस्यों का असाधारण प्रदर्शन और साहस के लिए सम्मानित करता है। तो गृह मंत्रालय द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कौन से प्राणी उद्यान भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC से प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला भारत का चिड़ियाघर बन गया है? ऑप्शन से राजीव गांधी प्राणी उद्यान पुणे, दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान हिमाचल प्रदेश, नेहरू प्राणी उद्यान हैदराबाद, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर है दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा के देहरा विधानसभा में स्थित दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान टिकाऊ बुनियादी ढांचे के लिए भारत का पहला IGBC प्रमाणित चिड़ियाघर होगा। यह कांगड़ा के बंखड़ी क्षेत्र में स्थित है। इस उद्यान में 34 बाड़ों में 73 प्रजातियां होंगी, जिनसे एशियाई शेर, मगरमच्छ, घड़ियाल और स्थानीय पक्षी शामिल हैं। 619 करोड़ के बजट के साथ यह पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन पर केंद्रित है। चिड़ियाघर का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, रोजगार सृजित करना और इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करना है, जो कांगड़ा की स्थिति को हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में बढ़ाएगा। तो दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसको IGBC प्रमाणित चिड़ियाघर बनाया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है भारत में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना, असम में शहरी विकास को बढ़ावा देना, पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना, शहरों में बुनियादी ढांचे को सुधारना। तो इसका सही आंसर है भारत में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना 28 अक्टूबर 2014 को भारत में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई थी। यह योजना 28 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। यह ऐतिहासिक उपेक्षा को संबोधित करते हुए वित्तीय सहायता प्रदान करती है और सतत विकास को प्रोत्साहित करती है। इस पहल में 36,428 आदिवासी गांवों में समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शामिल है, जिसमें कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों के लिए विशेष विकास परियोजनाओं का समर्थन करता है, जिसमें 3 वर्षों में आवास, पानी, स्वच्छता और शिक्षा के लिए 15,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। यह आदिवासी क्षेत्रों के छात्रों के लिए पूर्व मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां प्रदान करते हैं और आदिवासी संस्कृतियों और चुनौतियों पर अनुसंधान के लिए धन उपलब्ध कराते हैं। परियोजना प्रबंधन इकाइयों के लिए भी धन आवंटित किया जाता है, ताकि कल्याण योजनाओं की प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। तो ये आदिवासियों के शिक्षा और उनके विकास के लिए उद्देश्य है। ठीक है, प्रधानमंत्री वन बंधु योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 48। भारत में जनगणना कराने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,
पर्यटन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है गृह मंत्रालय। ठीक है, गृह मंत्रालय भारत सरकार ने 2025 में जनगणना कराने की योजना बना रही है, जो 1872 से नीति निर्माण में अपनी भूमिका के लिए व्यापक रूप से सराही जाती है। जनगणना 2025 में संभावित जाति गणना जैसी प्रमुख पहले शामिल होंगी, जो सरकारी मंजूरी के अधीन है। यह निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में भी मदद करेगी और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के निर्माण में सहायक होगी। जनगणना भारत में महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक रुझानों को दर्ज करती है। भारत में जनगणना कराने का जिम्मा गृह मंत्रालय का है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय की जिम्मेदारी योजना बनाने, क्रियान्वयन करने और जनगणना को अवधारणा तैयार करने की है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यूटी में जनगणना संचालन निदेशालय अपने क्षेत्राधिकार में जनगणना कराने के लिए जिम्मेदार हैं। तो गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना कराने की नीति की मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सी भारतीय एजेंसी को एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक की संचालन समिति में शामिल किया गया है? ऑप्शन है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इसका सही आंसर है सी, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। भारत के प्रवर्तन निदेशालय ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक की संचालन समिति में शामिल किया गया है। ARIN-AP का एक प्रमुख नेटवर्क है जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अपराध से संबंधित आय की खोज, पुनर्प्राप्ति पर केंद्रित है। यह अपराध से जुड़े परिसंपत्तियों को पता लगाने, उन्हें फ्रीज करने और जब्त करने में सीमा पार सहयोग को बढ़ावा देता है। 28 सदस्य क्षेत्र अधिकारों और 9 पर्यवेक्षकों के साथ एशिया पैसिफिक खुफिया साझाकरण के लिए एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक ढांचा प्रदान करता है। यह नेटवर्क व्यापक CARIN नेटवर्क का हिस्सा है, जो कानून प्रवर्तन को संपत्तियों पर जानकारी तक तेजी से पहुंचाने में मदद करता है, जिससे 100 से अधिक देशों में अपराध आय की कुशल पुनर्प्राप्ति में सहायता मिलती है। तो डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। हाल ही में समाचारों में दिखा गैस्ट्रोडिया लोहिटेंसिस क्या है? ऑप्शन है मछली, ऑर्किड प्रजाति, तितली, मकड़ी। तो यह एक ऑर्किड प्रजाति है, गैस्ट्रोडिया लोहिटेंसिस। यह अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया भारतीय वनस्पति शास्त्रियों ने अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में एक नई बिना पत्तियों वाली ऑर्किड प्रजाति, ठीक है, बिना पत्तियों वाली ऑर्किड प्रजाति गैस्ट्रोडिया लोहिटेंसिस की खोज की है। यह ऑर्किड तेजू के आसपास के बांस के झुरमुटों में पनपता है और सूर्य के प्रकाश के बजाय सड़ते पत्तों की खाद में फंगस से पोषक प्राप्त करता है। इस खोज का नेतृत्व भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के कृष्णा चावलू ने मई 2024 के अभियान के दौरान किया था। गैस्ट्रोडिया लोहिटेंसिस की ऊंचाई 50 से 110 सेंटीमीटर होती है। इसमें अद्वितीय विशेषताएं हैं। इनके फूल की पंखुड़ी पर रेखी, कैली और धारियां इसे स्थानीय भूमि उपयोग खतरों के कारण लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 पर। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन है 165, 174, 176, 184। तो इसमें भारत की रैंक है 176। ठीक है, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत की रैंक 176 है, जो कि नीचे से 5वां है। भारत 2024 के वैश्विक संस्कृत संरक्षण सूचकांक में 176वें स्थान पर है, जिसका स्कोर 45.5 है और यह इसे 5 सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में रखता है। बेन गुरियन विश्वविद्यालय और biome.com द्वारा विकसित प्रकृति संरक्षण सूचकांक भूमि प्रबंधन, जैव विविधता खतरा, शासन और भविष्य के संरक्षण प्रवृत्तियों का आकलन करता है।
भारत में कीटनाशकों का अधिक प्रयोग और मिट्टी प्रदूषण मृदा स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जिसका नाइट्रोजन स्थिरता सूचकांक 0.77 है। समुद्री संरक्षण सुधार की आवश्यकता है क्योंकि केवल 0.2% राष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित है। और भारत के EEZ में कोई क्षेत्र नहीं है। महत्वपूर्ण जैव विविधता जोखिम में आवास हानि, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अवैध वन्यजीव व्यापार शामिल है। सतत विकास के लिए मजबूत राजनीतिक कार्यवाही और संरक्षण कानून आवश्यक है। तो वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में 176 स्थान पर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 52 पर। आंध्र प्रदेश में कारीगरों द्वारा किस आक्रामक पौधे का उपयोग पर्यावरण के अनुकूल हस्तशिल्प बनाने के लिए किया जा रहा है? ऑप्शन है वाटर हायसिंथ, नेल्टुमा, जूलीफ्लोरा, बिलगोडवीड, लैंटाना कैमरा। तो इसका सही आंसर है वाटर हायसिंथ। आंध्र प्रदेश में कारीगरों को वाटर हायसिंथ एक आक्रामक पौधा से पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस पहल का नेतृत्व आंध्र प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम कर रहा है, जिसका उद्देश्य जल निकायों को साफ करना और स्थानीय कारीगरों को आजीविका प्रदान करना है। वाटर हायसिंथ के रेशेदार तनों को हैंडबैग और सजावटी वस्तुओं जैसे विभिन्न हस्तशिल्प में प्रसंस्कृत किया जाता है। तेलुगु में गुर्रा पुडेका कहलाने वाला वाटर हायसिंथ एक आक्रामक जलीय पौधा है जिनका तना रेशेदार होता है। इसका उपयोग हैंडबैग, टेबल मैट, टोकरी और सजावटी वस्तुओं जैसे हस्तशिल्प बनाने में किया जाता है। यह पौधा भारी धातुओं और प्रदूषण को अवशोषित करता है, जिससे अपशिष्ट जल उपचार में मदद मिलती है, लेकिन इससे निपटान में सावधानी की आवश्यकता होती है। तो वाटर हायसिंथ आंध्र प्रदेश में कारीगरों को वाटर हायसिंथ एक आक्रामक पौधा के रूप में पाया गया। ठीक है। 53 हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष शिक्षा जोन स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। तो ये उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी सही है। उत्तर प्रदेश राज्य ने विशेष शिक्षा जोन स्थापित करने की घोषणा की है और यह शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष शिक्षा जोन स्थापित करने की घोषणा की है। ये लखनऊ 6 जिलों में स्थापित होगा। लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड है। ये जोन साक्षरता दर, बुनियादी ढांचा, प्रति व्यक्ति आय और युवा आबादी जैसे कारकों पर आधारित होंगे। सरकार का लक्ष्य राज्य में युवाओं की शिक्षा और कौशल को सुधार कर अगले 5 वर्षों में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? ऑप्शन है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, राइजिंग राजस्थान निवेश योजना, राजस्थान आर्थिक विकास कार्यक्रम, राजस्थान औद्योगिक विकास योजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024, जो कि निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लागू किया गया है। राजस्थान ने निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 शुरू की है, जिसमें विस्तारित वित्तीय प्रोत्साहन शामिल है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 ने 2022 को सुधार कर अधिक क्षेत्रों को शामिल किया गया। वित्तीय लाभों को बढ़ाया है, जिसमें एयरो और स्पेस, रक्षा क्षेत्र, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, एग्रीटेक और अपशिष्ट पुनर्चक्रण जैसे नए उदयशील क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों में पहले 3 मेगा परियोजनाओं को 25% अतिरिक्त उदयशील बूस्टर और परिसंपत्ति सृजन पर 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलता है। 55 पर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हंसदेव अरण्य खनन मुद्दा जो खबरों में देखा गया था किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो हंसदेव अरण्य खनन मुद्दा छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। ठीक है।
छत्तीसगढ़ में हसदेव वन में कोयला खनन के लिए पेड़ों की कटाई को लेकर पुलिस और ग्रामीणों के बीच तनाव बढ़ गया। हसदेव अरण्य वन, जिसे छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है, ठीक है, जैव विविधता से समृद्ध है और मध्य भारत का सबसे बड़ा अखंडित वन है। यह क्षेत्र साल और सागौन के अद्वितीय जंगलों से युक्त है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत 9 प्रजातियों की रक्षा करता है। ग्रामीणों को डर है कि खनन से उनके घर, वन, आवरण और आजीविका नष्ट हो जाएगी। कुछ लोग सरकार के मुआवजे और पुनर्वास के प्रस्ताव से असंतुष्ट हैं। तो हसदेव वन क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, किस राज्य सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य विशिष्ट योजना लागू किया है? राज्य विशिष्ट योजना, जो कि पराली जलाने के रोकने के लिए ये योजना शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो ये हरियाणा राज्य सरकार द्वारा यह शुरू किया गया योजना है। हरियाणा सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए राज्य विशिष्ट योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है और पंचायतों के लिए शून्य जलाने की लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार हैप्पी सीडर और सुपर एमएसएम सिस्टम जैसे पर्यावरण अनुकूल उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। पराली जलाने के उल्लंघन पर सख्त दंड लगाए जाते हैं, जबकि अनुपालन करने वाले किसानों को प्रोत्साहन मिलता है। यह पहल टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय पर्यावरणीय लक्ष्यों का समर्थन करती है, वायु प्रदूषण को कम करती है और स्वास्थ्य जोखिमों को कम करती है। तो राज्य विशिष्ट योजना शुरू करने वाला राज्य सरकार कौन सी है? हरियाणा। 57 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में कौन सी आधुनिक खेती की तकनीकें जोड़ी जा रही हैं? ऑप्शन है हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग और प्रिसीजन एग्रीकल्चर। ऑप्शन में फसल बीमा, सब्सिडी, मौसम पूर्वानुमान और कृषि यंत्रीकरण, मृदा परीक्षण और ड्रिप सिंचाई, ड्रोन फार्मिंग, उपग्रह इमेजनरी और डेटा विश्लेषण। तो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में जो कि आधुनिक खेती की तकनीकें जोड़ी जा रही है, तो कौन कौन से? हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग और प्रिसीजन एग्रीकल्चर। अब आपको बता देते हैं हाइड्रोपोनिक्स क्या है। पहले आपको इसके बारे में व्याख्या बता देता हूँ। केंद्र सरकार हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग और प्रिसीजन एग्रीकल्चर को मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में जोड़ने की योजना बना रही है। MIDH एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जो 2014-15 में बागवानी क्षेत्र के समग्र वृद्धि के लिए शुरू की गई थी। यह योजना फलों, सब्जियों, मशरूम, मसालों, फूलों, नारियल, काजू, कोको और बांस जैसी फसलों की खेती को बढ़ावा देती है। यह मिशन राज्य सरकारों और राज्य बागवानी मिशनों को केसर मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत अन्य बागवानी गतिविधियों के लिए तकनीकी सलाह और समर्थन भी करता है। तो इसमें ये मिशन है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर को जोड़ने के लिए जो भी आधुनिक तकनीकें हैं वो कौन कौन सी? हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी तकनीक है जिसमें सॉइललेस कल्टीवेशन किया जाता है, सॉइललेस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। एक्वापोनिक्स भी, ये भी सॉइललेस कल्टीवेशन है, ओनली रूट। वर्टिकल फार्मिंग के माध्यम से हम सतही फसलों को, जिसमें एक छोटे फसल, उसके बड़े फसल, एक बड़े फसल, जैसे हार्टिकल्चर क्षेत्र में करते हैं। और प्रिसीजन एग्रीकल्चर जो कि एक सुरक्षित कृषि संरक्षित खेती है, ठीक है। 58 कौन सी प्राणी उद्यान भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है? ऑप्शन से राजीव गांधी प्राणी उद्यान पुणे, दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान हिमाचल प्रदेश, नेहरू प्राणी उद्यान हैदराबाद, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर है दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान हिमाचल प्रदेश। ये भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है। ये कांगड़ा के देहरा विधानसभा में स्थित दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान टिकाऊ बुनियादी ढांचे के लिए भारत का पहला IGBC प्रमाणित चिड़ियाघर होगा।
यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और अभी इसमें कुल मिलाकर 73 प्रजातियां इसमें संरक्षित की गई हैं और इसको पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने इसको 619 करोड़ के लिए बजट पास किया गया है और ये हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में भी बढ़ाएगा कांगड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। किस देश ने हाल ही में शनि के आकार के एक्सोप्लैनेट TOI 6651b की खोज की है? ऑप्शन है चीन, इजराइल, जापान, भारत। तो इसका सही आंसर है भारत। भारत की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं ने शनि के आकार के घने एक्सोप्लैनेट TOI 6651b की खोज की है। यह PRL वैज्ञानिकों द्वारा पहचाना गया चौथा एक्सो प्लैनेट है जो अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की भूमिका को उजागर करता है। TOI 6651b का वजन पृथ्वी से लगभग 60 गुना अधिक है और इसका त्रिज्या 5 गुना बड़ा है। यह नेपच्यूनियन डेजर्ट में स्थित है जो एक दुर्लभ क्षेत्र है जहां इस आकार के कुछ ही ग्रह हैं, जिससे ग्रह निर्माण पर प्रश्न उठते हैं। यह ग्रह TOI 6651 नामक तारे की परिक्रमा 5.06 दिनों में करता है और इसका कक्षीय पथ सामान्य गैस दानवों से अलग है। TOI 6651b की घनत्व से पता चलता है कि यह 87% चट्टानी और लौह समृद्ध पदार्थों से बना है, जो अनोखे विकसित प्रक्रियाओं का संकेत देता है। यह खोज ग्रह निर्माण के मौजूदा सिद्धांतों को चुनौती देती है और यह ग्रह प्रणाली की गतिशीलता में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। तो भारत ने खोजा है। ठीक है, शनि के आकार के घने एक्सोप्लैनेट चौथा भारत ने खोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाल पहल का उद्घाटन किस शहर में किया है? ऑप्शन है मॉस्को, नई दिल्ली, रियाद, दुबई। तो ये रियाद सऊदी अरब में स्थित है। वहाँ पर भारत सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाल पहल का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सऊदी अरब के रियाद में भारतीय दूतावास में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाल का उद्घाटन किया। ODOP पहल विभिन्न भारतीय जिलों के अनूठे उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शित करती है और मेड इन इंडिया वस्तुओं को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य जिलों को स्थानीय उत्पादों के केंद्र में बदलना है, जिससे वैश्विक स्तर पर उसकी उपलब्धि बढ़ सके। तो ODOP वाल जो कि लॉन्च हुआ सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 61। कॉमन कैट स्नेक, जिसे हाल ही में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में खोजा गया, किस क्षेत्र के लिए स्थानिक है? ऑप्शन है साउथ अमेरिका, साउथ एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साउथ एशिया। ठीक है, कॉमन कैट स्नेक जो कि हाल में बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में खोजा गया। इसका वैज्ञानिक नाम बायोगाटा ट्रिगोनाटा बोइगा ट्रिगोनाटा है और यह साउथ एशिया के लिए एक स्थानिक जीव है। यह पूरे भारत में पाया जाता है, लेकिन पूर्वोत्तर और द्वीपों में नहीं पाया जाता है। यह विभिन्न जंगलों और ऊंचाई पर निवास करता है। यह विषैला है, लेकिन मनुष्य के लिए बहुत खतरनाक नहीं है। इसका उपयोग मुख्य रूप शिकार को काबू में करने के लिए इसे IUCN रेड लिस्ट में लिस्ट कॉन्सर्न के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो कॉमन कैट स्नेक को हाल ही में बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में खोजा गया और एक स्थानिक है कहाँ का? साउथ एशिया का। 62 में किस राज्य ने पशुपालन और पैरा पशु चिकित्सा में डिप्लोमा और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एक नीति शुरू की है? ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, गुजरात। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने पशुपालन और पैरा पशु चिकित्सा में डिप्लोमा और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
ये पाठ्यक्रम निजी और सरकारी संस्थानों द्वारा पैरा बैट्स को प्रशिक्षण देने के लिए पेश किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य पशु चिकित्सा देखभाल में सुधार करना, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पैरा बैट्स टीकाकरण, प्राथमिक चिकित्सा और पशु स्वास्थ्य देखभाल में मदद करते हैं। यूपी में वर्तमान में केवल 8,193 पैरा बैट्स हैं, जबकि पूरे भारत में 34,500 हैं। यह नीति, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम सामग्री और संस्थागत दिशा निर्देशों को मानकीकृत करेगी। विशेषज्ञ समिति इस उद्देश्य के लिए तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर नीति को अंतिम रूप देगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पैरा पशु चिकित्सा में डिप्लोमा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। समाचारों में दिखा ओकिना बिकियस टेकडी किस प्रजाति से संबंधित है? ओकिना बिकियस टेकडी किस प्रजाति से संबंधित है? ऑप्शन है तितली, मछली, मकड़ी, मेढक। तो इसका सही आंसर है मकड़ी। ठीक है, मकड़ी। एक नई छलांग लगाने वाली मकड़ी की प्रजाति ओकिना बिकियस टेकडी पुणे के बाड़ेर पहाड़ी पर खोजी गई, जो इस क्षेत्र की जैव विविधता को दर्शाती है। टेकडी नाम मराठी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है पहाड़ी। इस खोज के साथ भारत में छलांग लगाने वाले मकड़ी की कुल प्रजातियां 326 हो गई हैं। इस मकड़ी का पहली बार वर्णन MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के MSc छात्र अथर्व कुलकर्णी ने किया था। पुणे में अंतिम बार 30 साल पहले एक नई मकड़ी की प्रजाति दर्ज की गई थी। मकड़ियाँ आर्थ्रोपोड्स हैं, जिनके शरीर खंडित होते हैं, 8 पैर होते हैं और एक कठोर बाहरी कंकाल है। वे अपने शिकार को फंसाने के लिए जाले बुनते हैं। मकड़ियाँ एक इंसेक्ट कैटेगरी में आती हैं, जो आर्थ्रोपोड फैमिली से आती हैं। ठीक है। तो ओकिना बिकियस टेकडी मकड़ी की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में खबरों में आया स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी किस प्रकार की बीमारी है? ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, हृदय से संबंधित है, केवल पाचन से संबंधित है और गठिया से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक प्रकार की बीमारी है जो तंत्रिका तंत्र और स्वैच्छिक मांसपेशियों की गति को प्रभावित करने वाला एक आनुवांशिक विकार है। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला एक आनुवांशिक विकार है। ठीक है। 16 महीने के एक बच्चे को एक निजी अस्पताल में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए जीन थेरेपी दी गई। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक आनुवांशिक विकार है जो केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वैच्छिक मांसपेशियों की गति को प्रभावित करता है। यह रीढ़ की हड्डी में मोटर न्यूरॉन्स के नुकसान का कारण बनता है। इसे मोटर न्यूरॉन रोग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। SMA स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के 5 उप प्रकार हैं, जिन्हें शुरुआत की उम्र, गंभीरता और जीवन प्रत्याशा के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। लक्षणों में मांसपेशियों की कमजोरी शामिल है, विशेष रूप से केंद्रीय शरीर की मांसपेशियों में, जबकि हृदय जैसी अनैच्छिक मांसपेशियां प्रभावित नहीं होती हैं। तो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी तंत्रिका तंत्र से संबंधित एक आनुवांशिक विकार है। स्टेट मैप में आ जाते हैं। हाल ही में उत्तराखंड में शुरू की गई शहरी विकास परियोजना का नाम क्या है? ऑप्शन है उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंसमेंट प्रोग्राम, उत्तराखंड रहने योग्य सुधार परियोजना, उत्तराखंड नदी संरक्षण योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड रहने योग्य सुधार परियोजना। यह उत्तराखंड में शुरू की गई नई शहरी विकास परियोजना का नाम है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से $200 मिलियन के ऋण से समर्थित उत्तराखंड रहने योग्य सुधार परियोजना का उद्देश्य राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना है। यह हल्द्वानी, चंपावत, किच्छा, कोटद्वार और विकास नगर जैसे शहरों में जल आपूर्ति, स्वच्छता, शहरी गतिशीलता और आपदा लचीलापन और सुधार पर केंद्रित है। प्रमुख घटकों में जलवायु प्रतिरोधी
सड़कों का विकास, स्मार्ट जल आपूर्ति प्रणाली और महिला सशक्तिकरण पहल शामिल है। यह परियोजना भारत सरकार के शहरी विकास एजेंडा और उत्तराखंड की स्थिरता लक्ष्यों के साथ मेल खाती है, जिससे निवासियों के लिए रहने की गुणवत्ता और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार होता है। तो उत्तराखंड रहने योग्य सुधार परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। गुजरात का कौन सा शहर भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन है अमरेली, भावनगर, मोरबी, धोरेला। तो इसका सही आंसर है धोरेला। गुजरात सरकार ने गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 प्रस्तुत की है, जिसका उद्देश्य 2047 तक गुजरात को सेमीकंडक्टर निर्माण में अग्रणी बनाना है। इस नीति में धोलेरा के सेमीकॉन सिटी में भारत की पहली AI सक्षम सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा शामिल है, जिसमें 91,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर इस सुविधा की स्थापना के लिए साझेदारी कर रहे हैं। धोलेरा को भारत के पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह नीति विकसित भारत की दृष्टि का समर्थन करती है और गुजरात में सेमीकंडक्टर उद्योग की वृद्धि को बढ़ावा देती है। तो गुजरात को स्मार्ट सेमीकंडक्टर सेमीकॉन सिटी के रूप में धोलेरा को विकसित किया जा रहा है। 67 पर आ जाते हैं। हर साल विश्व टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर। तो इसका सही आंसर है 10 नवंबर। ठीक है, 10 नवंबर हर साल विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को मनाया जाने वाला विश्व टीकाकरण दिवस बीमारियों की रोकथाम में टीकों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। टीकाकरण किफायती है, लाखों जीवन बचाता है और खसरा, पोलियो, तपेदिक और कोविड-19 जैसी बीमारियों को कम करता है। टीके झुंड प्रतिरक्षा के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य को मजबूत करते हैं, जिससे व्यक्तियों और जनसंख्या दोनों की सुरक्षा होती है। यह दिन विशेष रूप से कम सेवा प्राप्त समूहों तक टीकों की पहुंच बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। भारत में दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचने में चुनौतियां हैं और कई बच्चे आंशिक रूप से या बिना टीकाकरण के रहते हैं। भारत की यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और मिशन इंद्रधनुष जैसी पहल ने रोग दर और बाल मृत्यु दर को काफ़ी हद तक कम किया। तो विश्व टीकाकरण दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 68। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा TTP क्या है, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया? थ्रोम्बोसाइटोपेनिक यह एक दुर्लभ जीवन के लिए खतरनाक रक्त विकार है, एक आम वायरल संक्रमण है, कैंसर का एक प्रकार है या हृदय रोग है। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा जो है एक दुर्लभ जीवन के लिए खतरनाक रक्त विकार है। दुर्लभ जीवन के लिए एक खतरनाक रक्त विकार है। एक अध्ययन ने सिनोवैक बायोटेक के कोविड-19 वैक्सीन कोरोनावैक को इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक से जोड़ा। TTP का एक दुर्लभ जीवन के लिए खतरनाक रक्त विकार है, जिसमें अत्यधिक थक्का जमना और प्लेटलेट की कमी होती है। TTP में छोटे रक्त वाहिकाओं में थक्के बन जाते हैं और जो मस्तिष्क, गुर्दे और हृदय जैसे अंगों में रक्त प्रवाह को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे अंग क्षति हो सकती है। थ्रोम्बोटिक का मतलब रक्त के थक्कों से थ्रोम्बोसाइटोपेनिक का मतलब कम प्लेटलेट से है और वहीं परपुरा का मतलब त्वचा के नीचे रक्तस्राव से होने वाले निशान से है। TTP में प्लेटलेट की कमी के कारण उचित रक्त जमावट में बाधा आती है, जिससे आंतरिक और त्वचा के रक्तस्राव जैसी समस्याएं होती हैं। 69 पर आ जाते हैं। हाल ही में दिवंगत पंडित राम नारायण किस क्षेत्र से जुड़े थे?
ऑप्शन है संगीत, पत्रकारिता, राजनीति, खेल। तो पंडित राम नारायण संगीत से जुड़े हुए थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। पंडित राम नारायण महान सारंगी वादक थे, ठीक है। का मुंबई में 96 वर्ष के आयु में निधन हो गए। वे हिंदुस्तानी संगीतकार थे और सारंगी में निपुण थे। उन्हें पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित कई प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए हैं। उनकी मृत्यु पर महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन सहित पूरे भारत में श्रद्धांजलि दी गई। तो पंडित राम नारायण जो कि संगीत से महान सारंगी वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय। तो कायाकल्प योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। राजस्थान कालेज शिक्षा आयुक्तालय ने 20 सरकारी कॉलेजों को कायाकल्प योजना के तहत अपनी बाहरी दीवारों और प्रवेश हॉल को नारंगी रंग में रखने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2015 में शुरू की गई कायाकल्प योजना स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करने का लक्ष्य रखती है। यह योजना सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता, साफ सफाई, संक्रमण नियंत्रण और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करती है। उत्कृष्ट स्वच्छता के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को पुरस्कृत करती है और नियमित मूल्यांकन को प्रोत्साहित करती है। मूल्यांकन 3 स्तरों पर होते हैं: आंतरिक, सहकर्मी और बाहरी। और सुधारों को ट्रैक करने के लिए स्कोर सालाना दस्तावेजीकरण किया जाता है। तो कायाकल्प योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। लास्ट 10 क्वेश्चन है। हर साल विश्व दयालुता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर। तो हर साल विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 13 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व दयालुता दिवस हर साल 13 नवंबर को समुदायों में दयालुता और सकारात्मक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 2024 की थीम एक दयालु कल का निर्माण, सहानुभूति और समझ के भविष्य को आकार देने के लिए दयालु व्यक्तियों की परवरिश पर जोर देती है। दयालुता को एक सार्वभौमिक मूल्य माना जाता है जो नस्ल, धर्म, राजनीति, लिंग और स्थान से परे है। यह दिन 1998 में विश्व दयालुता आंदोलन द्वारा पेश किया गया था, जो दुनिया भर में दयालुता पर केंद्रित NGO को एकजुट करता है। तो विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बिहार में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर IMC की स्थापना के लिए किस शहर का प्रस्ताव किया गया है? ऑप्शन है सीवान, दरभंगा, गया, भागलपुर। तो इसका सही आंसर है गया। बिहार में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना के लिए गया शहर को प्रस्तावित किया गया है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बिहार सरकार और बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत गया में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह विकसित भी दृष्टिकोण के रूप में है, जो आर्थिक विकास और गया की धरोहर के रूप में उसके पर्यटन और तीर्थ स्थल को समर्थन देता है। IMC गया 1670 एकड़ में फैलेगा, जो गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 39 किलोमीटर दूर है, जिसमें 16,524 करोड़ रुपए का निवेश क्षमता और 1339 करोड़ रुपए की परियोजना लागत है। इस परियोजना से लगभग 1,09,185 नौकरियों का सृजन होने की उम्मीद है और यह कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, वस्त्र और चिकित्सा उपकरण जैसे क्षेत्रों में उद्योगों को आकर्षित करेगी। तो ये बिहार के गया में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप थर्ड लागू किया है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में गंभीर धुंध का अनुभव हो रहा है और AQI 400 से अधिक है। अभी हाल ही में दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में प्रदूषण और धुंध गंभीर समस्या बन गई है, जिससे वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में आ गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने इसे विशिष्ट घटना बताया है और उम्मीद है कि स्थिति जल्द सुधरेगी। प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण थर्ड को लागू किया गया है। ग्रैप के 4 चरण हैं और IQI 401 से 450 तक पहुंचता है तो चरण थर्ड लागू होता है। CAQM के साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यान्वयन की देखरेख करता है। तो अभी ये नई दिल्ली में लागू किया गया ग्रैप थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। किस राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आओ और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करो पहल शुरू की? ऑप्शन है उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। आओ और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करो। हिमाचल प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आओ और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करो पहल शुरू कर रही है। इस पहल का उद्देश्य सौर परियोजनाओं की स्थापना के लिए अनुमोदनों की तेजी से देना और प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। यह युवाओं और उद्यमियों को सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है और आवश्यक सहायता प्रदान करता है। सौर परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश को एक हरित ऊर्जा राज्य में बदलने में मदद करेगी, आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी और रोजगार सृजित करेगी। 300 मेगावाट सौर परियोजनाएं निजी क्षेत्र को आवंटित की गई, जिनमें से 62 मेगावाट चालू हैं और 32 मेगावाट सरकारी क्षेत्र में हैं। तो ये आओ और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करो, ये परियोजना पहल हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने इंग्लैंड में महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? ऑप्शन है एल श्रुति, अमी कमानी, चित्रा मगी महराज, विद्या पिल्लई। तो इसका सही आंसर है एल श्रुति। चेन्नई की एल श्रुति ने बालसल इंग्लैंड में महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीतकर कीरत मंडाल को 215-202 से हराया। 17 साल की उम्र में श्रुति 5 देशों के 7 प्रतियोगियों में सबसे कम रैंक पर थी। श्रुति ने लगातार 5 मैच जीतकर अपना पहला विश्व खिताब हासिल किया। फाइनल में उन्होंने कीरत को 13 अंकों से हराया, जबकि ग्रुप स्टेज में 28 अंकों से हराया। तो चेन्नई की एल श्रुति ने वाल्स इंग्लैंड में महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीतकर पहले स्थान पर आ गए हैं। ठीक है, 76 पर आ जाते हैं। दुर्लभ पक्षी स्कारलेट टेंजर हाल ही में किस देश में देखा गया? ऑप्शन है फ्रांस, भारत, यूनाइटेड किंगडम, रूस। तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। दुर्लभ पक्षी स्कारलेट टेंजर जो कि यूनाइटेड किंगडम में देखा गया। दुर्लभ स्कारलेट टेंजर हाल ही में 40 वर्षों में पहली बार यूके में देखा गया। यह उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी है। इसका वैज्ञानिक नाम पिरंगा ओलिवासिया है। यह पर्णपाती वनों में प्रजनन करता है और सर्दियों में मध्य और दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वनों में चला जाता है। यह पक्षी मध्यम आकार का होता है, लगभग 7 इंच लंबा, बड़ा सिर, छोटी पूंछ और कीड़े और फल पकड़ने के लिए मोटी चोंच होती है। गर्मियों में नर चमकीले लाल होते हैं, जिनके पंख और पूंछ काले होते हैं। मादाएं और युवा जैतूनी पीले होती हैं। इनका गाना सर्दी वाले रॉबिन जैसा लगता है। इसकी पुकार विशिष्ट चीप बुर है। ठीक है, तो दुर्लभ स्कारलेट टेंजर यूनाइटेड किंगडम में देखा गया। 77 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई डिक्लीपेट्रा सिरेसिल
सिरेसिला मिका, डिक्लीपेट्रा सिरेसिला मिका क्या है? ऑप्शन से बैक्टीरिया है, फंगस, फूलदार पौधा, आक्रामक खरपतवार। तो यह एक फूलदार पौधा है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वनस्पति शास्त्रियों ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पूर्वी घाटों में एक नई फूलदार पौधे की प्रजाति डिक्लीपेट्रा श्रीशैला मिका की पहचान की। यह पौधा श्रीशैलम के मंदिर नगर के नाम पर रखा गया है और एकैंथियेसी परिवार से संबंधित है। इसे झरनों के पास के चट्टानी किनारों और धारा किनारों पर दुर्लभ पैच में पाया गया है। यह पौधा 90 सेंटीमीटर तक बढ़ता है। इसके तने 4 कोड़े होते हैं, पत्ते अंडाकार होते हैं और गुलाबी द्विओष्ठीय फूल अक्टूबर से जनवरी तक खिलते हैं। यह खोज भारत की वनस्पति विविधता में योगदान देती है, जिसमें डिक्लीपेट्रा की 27 प्रजातियां हैं, इनमें से 8 स्थानिक हैं। तो यह एक फूलदार पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। किस संगठन ने उड़ीसा के 24 सुनामी प्रलय तटीय गांवों को सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शन हैं यूनेस्को, इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन उड़ीसा के 24 गांवों को, जो कि 6 जिलों में स्थित हैं, उनको सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, तो ये कौन कौन से जिले में है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ने इंडोनेशिया में आयोजित दूसरे वैश्विक सुनामी संगोष्ठी में उड़ीसा के 6 जिलों के 24 सुनामी प्रणय तटीय गांवों को सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी है। ये 6 तटीय जिले बालासोर, भद्रक, केंद्रपड़ा, जगत सिंहपुरा, पुरी और गंजाम है। मान्यता राष्ट्रीय सुनामी रेडी मान्यता बोर्ड द्वारा सत्यापन के आधार पर दी गई थी, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के वैज्ञानिक और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी शामिल थे। यूनेस्को सुनामी रेडी मान्यता कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर तटीय समुदायों में सुनामी लचीलापन बढ़ाना है। TRRP सुनामी में जीवन, आजीविका और संपत्ति की सुरक्षा के लिए जागरूकता और तैयारी को बढ़ावा देता है। यह 12 तैयारी संकेतकों का उपयोग करके लगातार मूल्यांकन करता है और मान्यता हर 4 साल में नवीनीकृत होता है। तो उड़ीसा के 24 गांवों को सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है। तो संस्थान कौन से दिया है? इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन के द्वारा। 79 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अभी लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। NCRB द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सागर मंथन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन से आतंकवाद विरोधी गतिविधियां, समुद्री मार्गों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी को लक्षित करना, तटीय सुरक्षा को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्री मार्गों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी को लक्षित करना। ऑपरेशन सागर मंथन के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड NCB ने 700 किलोग्राम मेथाम्फेटामिन जब्त किया। मेथाम्फेटामाइन एक शक्तिशाली नशे की लत उत्तेजक पदार्थ है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के सहयोग से ऑपरेशन सागर मंथन शुरू किया। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन सागर मंथन किससे संबंधित है? तो एक मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए NCB के सहयोग से शुरू किया गया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य समुद्री मार्गों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी को लक्षित करना और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना या 2047 तक नशा मुक्त भारत के दृष्टिकोण के साथ भी मेल खाता है। तो भारत का 2047 तक भारत को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य भी रखा है। तो
तो ऑपरेशन सागर मंथन संबंधित है एनसीबी द्वारा समुद्री मार्गों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी को लक्षित करना। तो आज का लास्ट क्वेश्चन इस मैराथन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। टोटल 80 क्वेश्चन को मैंने पूरी व्याख्या के साथ बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। और अभी इसका पार्ट 2 भी आएगा, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इस प्रकार से दोनों पार्ट को मिलाकर 20 नवंबर तक हम पूरा करंट अफेयर कवर कर लेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अर्धसैनिक बल को पहली बार महिला बटालियन बनाने की मंजूरी मिली है? ऑप्शन है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, सशस्त्र सीमा बल SSB, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF। गृह मंत्रालय ने पहली महिला CISF बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसमें 1000 से अधिक कर्मचारी शामिल हैं। इस इकाई का नेतृत्व एक वरिष्ठ कमांडेंट करेंगे और इसमें CISF के मौजूदा स्वीकृत बल से 1025 कर्मी शामिल होंगे। CISF के पास वर्तमान में 12 रिजर्व बटालियन हैं, जिनमें महिलाओं की हिस्सेदारी 7% से अधिक है। यह महिला बटालियन CISF में अधिक महिलाओं को शामिल होने के लिए प्रेरित करेगी और बल में महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देगी। 1969 में स्थापित CISF परमाणु, एयरोस्पेस और निजी क्षेत्र की सुविधाओं को आतंकवाद विरोधी सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें इन्फोसिस और रिलायंस रिफाइनरी साइट्स शामिल हैं। ठीक है, तो हाल ही में किस अर्धसैनिक बल को पहली महिला बटालियन मंजूरी बनाने की मंजूरी मिल गई है? तो वो CISF। इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। CRPF का सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, SSB का सशस्त्र सीमा बल, BSF का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, AR का असम राइफल्स, ITBP का इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स पुलिस, बॉर्डर पुलिस, RPF का RAF का रैपिड एक्शन फोर्स, रिजर्व पुलिस फोर्स RPF का। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF का फुल फॉर्म है। तो इस प्रकार से पूरा मैंने इम्पोर्टेंट 80 क्वेश्चन का पूरा महामैराथन आपको बताया। तो आप लोग इसको अच्छे से क्लास को 2x करके देख लीजिएगा, और इसी का पार्ट 2 भी आने वाला है, और जो कि पूरे करंट अफेयर को इसमें कवर कर दिएगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग इस क्लास को पढ़ते रहिए और अच्छे से रहिए, मेहनत करते रहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए यार ग्रुप में। इतनी मेहनत के साथ हम मेहनत करते हैं, आप लोग थोड़ा सा प्यार दिखाइए, सपोर्ट करिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको मैं बता दूं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम कोई भी नोटिफिकेशन आता है उसके बारे में आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, रिजल्ट से संबंधित, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम से प्रिपरेशन, कोई भी एग्ज़ाम, जनरल, वनडे एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ामों के लिए आपको इसमें जानकारी दे दी जाती है। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।